दोस्तों, पूरे 2 साल हो चुके थे प्रतीक और सीमा की शादी के। दोस्तों, हालाँकि ये शादी हम नहीं कह सकते क्योंकि प्रतीक और सीमा भाग करके एक दूसरे के साथ शादी करके दिल्ली रह रहे थे। दोस्तों, उनके घर का जो रिश्ता था, वो पहले ही खराब हो चुका था क्योंकि दोनों एक दूसरे से भाग करके शादी किए थे। दोस्तों, प्रतीक अपने घर पर जब फ़ोन करता, तो उसके घर वाले सिर्फ़ इसी बात को बोल करके फ़ोन काट देते कि तू मेरे लिए मर चुका है क्योंकि तूने जो अपनी हरकतों से मेरे परिवार के ऊपर जो कीचड़ उछाला है और भाग करके उस लड़की से शादी की है, इससे मुरे मेरे पूरे परिवार का जो सर है, वो शर्म से नीचा हो चुका है। दोस्तों, प्रतीक कई बार ट्राई कर चुका था कि अपने घर वालों से उसकी बात हो जाए और उसके घर वाले उसकी पुरानी बातों को भूल करके उसे फिर से अपना लें और उसे आने-जाने की अनुमति मिल जाए। लेकिन हर बार उसके घर वाले सिर्फ़ इसी बात को कह कर के उसे डाँट करके उसका फ़ोन काट देते। दोस्तों, अब प्रतीक बार-बार फ़ोन करने की नाकाम कोशिशें बंद कर देता है और इधर सीमा भी अपने घर पर सिर्फ़ इसी बात को लेकर के फ़ोन नहीं करती क्योंकि वह तो एक लड़की थी और लड़की अगर घर से भाग जाती है, तो उसके घर वालों के ऊपर कितनी ज़्यादा दुखों की मुसीबत आ जाती है और लोग न जाने क्या-क्या बातें करने लगते हैं। दोस्तों, सीमा अपने घर पर अब बिल्कुल भी फ़ोन नहीं करती थी क्योंकि उसके भी कई बार घर से फ़ोन आ चुका था और उसे सिर्फ़ इसी बात से डाँट दिया जाता था कि दोबारा कभी भी तेरे ऊपर कितनी भी मुसीबत और कितने भी दुखों का पहाड़ क्यों ना टूट पड़े, तू वापस मुझसे बात करने की और घर आने की कोशिश मत करना क्योंकि तेरा मेरे घर में अब कोई जगह नहीं है और तुझसे मेरा कोई रिश्ता भी नहीं है। दोस्तों, सीमा और प्रतीक लगभग 2 साल अपनी शादी की ज़िंदगी से चल रहे थे। हालाँकि प्रतीक एक अच्छी नौकरी कर रहा था और ढेर सारे पैसे भी कमा रहा था। दोस्तों, उनकी जो ज़िंदगी थी, वो खुशी-खुशी चल रही थी। उनको सिवाय अपनों की किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। दोस्तों, प्रतीक और सीमा केवल उनके पास कमी थी तो अपनों की जो उनसे बिछड़ चुके थे और उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ थी, बहुत सारे पैसे थे और वो खुशी-खुशी अपने ज़िंदगी को बिता रहे थे। दोस्तों, उसी बीच में प्रतीक को एक गंभीर बीमारी का शिकार हो जाता है। दोस्तों, प्रतीक एक बीमारी का शिकार हो जाता है और उसके दिल के अंदर छेद हो जाता है। दोस्तों, अब उसकी जो तबीयत थी, वो धीरे-धीरे खराब होने लगती है। अभी इस बात का उनको ज़रा भी अंदाज़ा भी नहीं था कि उसको इतनी गंभीर बीमारी ने घेर लिया है। दोस्तों, प्रतीक हॉस्पिटल जाता है और अपना चेकअप करवाता है, साथ में सीमा भी गई होती है और जब पता चलता है कि प्रतीक के दिल में छेद है और इसे तुरंत फौरन एडमिट करना होगा। दोस्तों, प्रतीक को तुरंत एडमिट करती है सीमा और सोचने लगती है कि कैसे मैं इसका अपने पति का ध्यान रख पाऊँगी और तुरंत वह अपने कई दोस्तों के पास और प्रतीक के कई दोस्तों के पास फ़ोन लगाती है, लेकिन सारे लोग मना कर देते हैं और कोई भी वहाँ आने के लिए राज़ी नहीं होता है। सब कुछ न कुछ बहाना बता करके उससे नज़रें नहीं मिलाते और वहाँ आने के लिए मानते भी नहीं हैं। दोस्तों, सीमा अकेली प्रतीक का ध्यान रख रही थी और ज़ोरदार गर्मी भी थी और गर्मी का महीना भी था। दोस्तों, प्रतीक बेड पर था और उसकी तबीयत दिन प्रतिदिन खराब हो रही थी। कभी ये दवा लाना, कभी ब्लड लाना और कभी कुछ और तो कभी कुछ और। इन सारी चीज़ों को लाने में सीमा बहुत ही ज़्यादा थक जाती थी और बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती थी। दोस्तों, एक टाइम तो ऐसा भी आया कि जब प्रतीक का ऑपरेशन रूम में लेकर के गए, तो डॉक्टरों ने पहले ही बता दिया था कि जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत होगी, वो फ़ौरन ला करके देना होगा, नहीं तो प्रतीक की जो तबीयत है, वो सुधार नहीं हो पाएगा। दोस्तों, सीमा अपनी कमर कस लेती है और उन सारी चीज़ों को लाने के लिए तैयार थी और दोस्तों, 1 घंटे के अंदर उसे बीसों बार मेडिकल स्टोर पर जाना पड़ा
और वो गई और सारी दवाओं को, सारे इंजेक्शन को ला करके देती रही। दोस्तों फिर डॉक्टर ने एक पर्ची में एक ऐसी दवा और एक ऐसा ब्लड ग्रुप लिख करके दिया जो उस हॉस्पिटल के चेंबर में, उस हॉस्पिटल के मेडिकल स्टोर में अवेलेबल नहीं था। उसे ले आने के लिए 5 किलोमीटर की दूरी पर एक हॉस्पिटल था और उसी हॉस्पिटल में जाना था। दोस्तों समय बहुत कम था और वो जो सीमा थी वो थक चुकी थी, भूख प्यास से बिल्कुल परेशान हो चुकी थी। और जब डॉक्टर और लिख करके उस पर्ची को नर्स को देता है और नर्स ला करके उस सीमा को थमाते हुए कहती है कि बेटा जितनी जल्दी हो सके ला करके दे दो, नहीं तो तुम्हारे पति की जो तबीयत है वो खराब हो रही है। अगर समय पर ये दवा और ये ब्लड ग्रुप नहीं मिला तो हम तुम्हारे पति को बचा भी नहीं सकते। दोस्तों सीमा परेशान हो गई क्योंकि उसे वहां उतनी दूर जाने में लगभग करीब 10 बजे रात भेजा जा रहा था और उस टाइम कोई साधन भी नहीं था। तो वह जाती, कैसे जाती और उसे लाती? उसे जाने और आने में तो ढेरों समय लग जाता। दोस्तों वह इसी चिंता में थी और जैसे ही वह जाने वाली थी कि तभी एक बहुत ही हैंडसम लड़का जो अपने भाई को उसी हॉस्पिटल में एडमिट कराया हुआ होता है, वह उसी दवा और उसी ब्लड ग्रुप को ले आने के लिए तैयार हो रहा था। दोस्तों सी संकुचाते हुए उससे पूछ लेती है कि आप ये दवा और ये ब्लड ग्रुप ला सकते हो क्या? दोस्तों वो पर्ची देखते ही कहता है क्यों नहीं, मैं तो इसे ही लाने और उसी हॉस्पिटल में जा रहा हूं, तो आपका भी साथ में लेते आऊंगा। दोस्तों उसके पास मोटरसाइकिल थी और वह तुरंत उस पर्ची को लेकर के अपनी मोटरसाइकिल से जाता है और 10 मिनट के अंदर उन सारी दवाओं और ब्लड ग्रुप को ले आकर के सीमा के हाथ में रख देता है। दोस्तों सीमा फौरन जाकर के डॉक्टर को देती है और डॉक्टर उस ब्लड ग्रुप और उस दवा, उस इंजेक्शन को उसके पति प्रतीक को देते हैं और प्रतीक को ऑपरेशन रूम से बाहर ला करके उसके बेड पर लिटा देते हैं। दोस्तों अब जब भी कोई दिक्कत होती, प्रतीक उसके साथ खड़ा हो गया क्योंकि प्रतीक और सीमा की जो दोस्ती थी वो धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। दोस्तों वो एक अनजाने बंधन में बंधते जा रहे थे क्योंकि हफ्तों का टाइम बीत चुका था और इन एक हफ्तों में अपनी दुखों की जो भी बातें होती थी और उसके जो भी काम होते थे, जो भी उसकी जरूरतें होती थी, वो सारी जरूरतें वो जो लड़का था जिसका नाम अविनाश था वो पूरा करने लगता है। दोस्तों अविनाश के साथ सीमा भी काफी अपने आप को खुश महसूस करती क्योंकि उसकी मुसीबतों में सिर्फ और सिर्फ एक ही लड़का था अविनाश जो उसकी हर मुसीबत में साथ दिया करता था। दोस्तों प्रतीक की हालत फिर से खराब होनी शुरू हो जाती है क्योंकि उसका जो ऑपरेशन था वो सक्सेस नहीं होता है और उसका जो ब्लड होता है नाक से और मुंह से दिन प्रतिदिन बढ़ने लगता है। दोस्तों डॉक्टर भी परेशान हो जाते हैं और उसे दोबारा ऑपरेशन रूम में ले जाते हैं और 3 से 4 घंटे लगातार ऑपरेशन करते हैं, लेकिन फिर भी उसकी तबीयत में जरा भी सुधार नहीं होता है। दोस्तों अविनाश के कंधे पर सर रख करके सीमा रो रही थी और बार बार यही कह रही थी कि अविनाश हमें लगता है कि हमारे पति को पता नहीं क्या हो गया है। इतनी अच्छी हमारी जिंदगी चल रही थी, लेकिन अभी मुझे बहुत डर लग रहा है। दोस्तों अविनाश उसे चुप कराता है और उसे ढाढ़स बनाते हुए कहता है कि कुछ नहीं होगा, हम सब कुछ देख लेंगे, जो भी चीजें मंगाएंगे या जो भी चीजें होगी हम उसे अवेलेबल कर देंगे। अगर चीजें मिलती रही तो डॉक्टर आपके पति को जरूर बचा लेंगे। दोस्तों सीमा रोने लगती है और उसके सीने से लग जाती है और न जाने कैसा एक अनजान सा रिश्ता अविनाश के साथ हो गया था जो उसके साथ वो इतनी घुल मिल गई थी। दोस्तों थोड़ी ही देर के बाद नर्स बाहर आती है और उस सीमा से जाकर के बड़े ही धीरे स्वर में कहती है कि सॉरी बेबी, मैंने तुम्हारे पति को नहीं बचा सकी। दोस्तों इतना सुनने के बाद सीमा वहीं बेसुध होकर के जमीन पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। दोस्तों अविनाश आता है और उसे संभालते हुए उठाता है और पानी पिलाता है और पानी की छींटे देता है। उसे होश आता है, लेकिन उसकी पूरी जिंदगी खत्म हो चुकी थी, उसका पूरा कैरियर खत्म हो चुका था।
दोस्तों अब वह बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। अब उसका जो पति था उससे उसका साथ छीन चुका था, उसकी मौत हो चुकी थी। दोस्तों वह यह भी नहीं सोच पा रही थी कि कैसे अपने पति प्रतीक की अंतिम विदाई करे। दोस्तों उसकी अंतिम विदाई में उसका जो दोस्त था, जिससे अभी 1 हफ्ते पहले ही दोस्ती हुई थी, मुलाकात हुई थी, वो उसका साथ देता है और प्रतीक को लेकर के शमशान घाट जाता है और उसको उसकी अंतिम विदाई देता है और सीमा को लेकर के उसके घर जाता है और सीमा को घर के अंदर ले जा करके उसकी हालत को देख करके वो परेशान हो जाता है, क्योंकि सीमा लगातार रोती जा रही थी और लगातार उसके हाथ पांव कांप रहे थे। दोस्तों उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि अविनाश उसको छोड़ करके जा भी नहीं पाता और उसके किचन में जाता है और 1-2 कप चाय बनाता है और 1 कप खुद और 1 कप सीमा को दे करके साथ में चाय पीते हुए उसे बहुत कुछ समझाता है कि अभी जिंदगी बहुत बड़ी है, अभी बहुत सारे दुख, बहुत सारे सुख हमारी जिंदगी में आते रहेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि एक दुख अगर हमारी जिंदगी में आ जाए तो हम अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दें। दोस्तों उसे बहुत कुछ समझाता है और उसे नहाने के लिए बाथरूम में भेज देता है और अपना हाथ पांव धुल करके उसकी किचन में जाता है और दाल चावल पका देता है। दोस्तों सीमा जैसे ही बाथरूम से नहाकर बाहर आती है तो वह एक थाली में दाल चावल और दूसरी थाली में दाल चावल अपने लिए और एक सीमा के लिए परोस देता है। दोस्तों सीमा और अविनाश एक साथ दाल चावल खाते हैं और अविनाश उसे बहुत सारी बातें समझा करके वापस चला जाता है और सीमा 2 से 3 दिन तक अकेली रहती है और जब अपने पति के गम से थोड़ा बाहर आती है तो उसे अविनाश की याद आती है और वह अपनी जिंदगी में सोचने लगती है कि अविनाश के सिवाय तो कोई है भी नहीं, क्योंकि उसके सारे दोस्तों ने उससे अपनी नजरें फेर लिए थे और उसके घर वाले भी उसे मरा घोषित कर दिए थे और ये बोल दिए थे कि कभी भी तू मेरे घर पर मत आना। दोस्तों वह दौड़ती है और उसी हॉस्पिटल में जाती है और अविनाश को तलाशने लगती है। दोस्तों रिसेप्शन रूम में, रिसेप्शन हॉल में भी वह सारे सारे लोगों को देखती है लेकिन उसे अविनाश नजर नहीं आता। वह दौड़ करके किचन में जाती है और वहां पर भी अविनाश उसका कोई पता जता नहीं चलता। दोस्तों एक जो नर्स थी जिससे उसकी काफी ज्यादा दोस्ती हो गई थी, जिससे उसकी जान पहचान हो गई थी, क्योंकि इसके पति की देख रेख वही नर्स किया करती थी, वो उसके पास जाती है और अविनाश के बारे में सारी बातें पूछने लगती है कि आपने अविनाश को देखा है कि नहीं देखा है, जो अक्सर मेरे साथ मेरे दुखों में साथ दिया करता था। दोस्तों वो जो नर्स थी वो हल्की सी मुस्कुराहट देती है और कहती है मुझे पता है अविनाश और तुम कितने अच्छे दोस्त हुआ करते थे, और वह बताती है कि उसके भाई की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और 2 दिन पहले ही उसके भाई की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों इतना सुनने के बाद वह सीमा फिर से रोने लगती है और रोते हुए उस नर्स से पूछती है तो अविनाश क्या अपने घर चला गया? दोस्तों वो जो नर्स थी वो कहने लगती है नहीं, अविनाश की भी तबीयत इन सारी चीजों में और इतने सारे गमों में और लगभग 15 दिन से हॉस्पिटल का चक्कर लगाते हुए भी उसकी तबीयत खराब हो गई है और वह 512 नंबर बेड पर, जो बेड कभी तुम्हारे पति का हुआ करता था, उसी बेड पर लेटा हुआ है और गंभीर रूप से बीमार हो चुका है कि अविनाश की भी देख रेख करने वाला कोई नहीं है और वह भी अकेला पड़ गया है। दोस्तों वो दौड़ करके अविनाश के पास जाती है और उसकी हालत को देख करके रोने लगती है और उस नर्स से आकर के कहती है कि नर्स आज से इनकी देख रेख करने के लिए मैं हूं और मैं इनकी सारी देख रेख करूंगी, जो भी दवाएं, जो भी इंजेक्शन, जो भी कुछ लेना होगा आप मुझसे बोलिए, मैं ला करके दूंगी। दोस्तों सीमा अविनाश के साथ पूरे तन मन धन से लग जाती है और उसकी सेवा करने लगती है और उसकी सारी जरूरतों को पूरा करने लगती है। घर से खाना बनाकर लाना, स्टोर से दवा लाना, इंजेक्शन लाना, सारी चीजें ला करके वो अवेलेबल कराती रही और 15 दिन के बाद
अविनाश की हालत बिल्कुल ठीक हो जाती है और डॉक्टर उसे डिस्चार्ज करके घर जाने के लिए अनुमति दे देते हैं। दोस्तों, अविनाश अब उसे देख करके बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि एक अनजान रिश्ते से तुम मेरी इतनी मदद कर रही हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। और अविनाश को वो लेकर के सीधे अपने घर आती है। लेकिन अविनाश कहता है कि ऐसी हालत में तुम्हारे साथ मुझे देख करके लोग क्या बोलेंगे। तो वो सीमा जो होती है कहती है कि लोगों ने जब मेरे गम में, मेरे दुख में, मेरी मुसीबत में मेरा साथ नहीं दिए, तो अब खुशी में उनको मैं क्यों देखने लगी। उनको जो भी बोलना है वो बोले, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वही करूंगी। दोस्तों, सीमा ने अविनाश से कहा, हम एक दूसरे के हमदर्द हैं और मैं चाहती हूं कि हमदर्द के साथ साथ हम दोनों हम सफर भी हो जाएं। दोस्तों, ये बात जब सीमा अविनाश से बोलती है और कहती है, क्या मैं आपको हमसफर के रूप में मंजूर हूं, तो दोस्तों अविनाश हंसने लगता है और कहने लगता है, मैंने तो तुझे कब का हमसफर बना लिया है और मैंने तो तुझे अपनी पत्नी का दर्जा भी दे दिया है। दोस्तों, अविनाश और सीमा दोनों एक दूसरे के साथ फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं और एक नई जिंदगी की कल्पना करने लगते हैं। दोस्तों, अविनाश और सीमा की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही लगातार वीडियो और ऐसे ही लगातार कहानी जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।